नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो कर्नाटक के चर्चित हिजाब विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाया। हालांकि बेंच में शामिल दोनों जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अलग अलग फैसला सुनाया। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना, वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन याचिकाओं पर आया जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज का जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। और इस मामले में मुस्लिम धर्मगुरुओं का क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं। स्कूल जा रही है तो उसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। आर्टिकल 15 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी इस बात का तस्करा किया गया है कि किस तरीके से औरतों की मॉडेस्टी का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों की राय यही है कि हिजाब जो है इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। से ये नहीं कह सकते कि भाई आप जो बीफ को सप्लाई कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग मिलकर टॉप 10 कंपनियां जो इनकी हैं उसको बंद करने की बात नहीं करेंगे, लेकिन साजिद रशीदी बीफ ना खाए। ये देश के अंदर एक ऐसा। और इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, ड्रेस कोड होता है स्कूल का भी, तो स्कूल का जो ड्रेस कोड है वो तो अनिवार्य है, ड्रेस कोड में कोई आपत्ति नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था को मेंटेन हम करेंगे, किसी को भी हम अनुमति नहीं देने वाले हैं। हर प्रकार से हमारा प्रशासन अलर्ट है। जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को लगातार हम लोग निर्देश दे रहे हैं और हम सतत संपर्क में, किसी भी स्थिति में हम इसको मेंटेन करेंगे। कोई भी व्यक्ति सड़क पर निकल करके इस प्रकार की दंगा फसाद करने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए या अनैतिक काम करने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं है। ठीक। और हिजाब पर संबल सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान भी सामने आया है। बर्क का कहना है कि हिजाब पर पाबंदी नहीं लगाई जाए, हिजाब मजहबी इस्लाम का मामला है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी का कहना है कि मोदी सरकार में कानून के दायरे में सभी काम होते हैं, यहां पर धार्मिक उन्माद फैलाने की किसी को इजाजत नहीं है। देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में, गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। संविधान के द्वारा चलता है, कानून के द्वारा चलता है, कोई मजहबी उन्माद से देश नहीं चलता है। भारत में सब मजहब को समान अधिकार दिया गया है, लेकिन अपना सीमा लंघन करके, मर्यादा लंघन करके कानून को तोड़ना किसी मजहब का अधिकार नहीं बन सकता है।
जब ईरान में हिजाब को बंद करने के लिए आंदोलन चलता है, तब हिंदुस्तान में ये मजहबी उन्माद करते हैं। ये स्कूल का कॉलेज का यूनिफॉर्म को नहीं मानेंगे, देश की व्यवस्था को नहीं मानेंगे, तो यह कैसे चलेगा? ये उन्मादना नहीं चलेगा। हम कानून के द्वारा चलेंगे। देश की जनता को भी ये स्वीकार्य नहीं है कि कुछ विशेष मजहबी उन्माद करने वाले, कानून को तोड़ने वाले, आतंकवाद फैलाने वाले देश के जनता को स्वीकार्य नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के हिजाब पर आए फैसले पर स्कूल की छात्राओं का क्या कुछ कहना है? हिजाब पहनकर स्कूल आने को कैसे देखती हैं? क्या स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? इन तमाम मुद्दों पर छात्राओं से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। मेरा नाम अलीना शेख है और मेरी ये राय है कि हिजाब हम लोग का पर्सनल चॉइस है। हम लोग को ना कोई प्रेशराइज करते इस चीज़ के लिए। ये हम लोग को मतलब एक पर्सनल चॉइस होती है। जैसे लाइक सिख लोग लाइक टर्बन पहनते हैं, लाइक हिंदू लोग धागा वागा बांधते हैं। तो लाइक अगर हम मुस्लिम्स अगर चाहती हैं लड़कियां हिजाब बांधना, तो उनको उस चीज़ का राइट होना चाहिए। ये सबकी पर्सनल चॉइस, इस पर मतलब इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कि हमारे इस्लाम तो जैसे मज़हब इस्लाम को हम लोग फॉलो करते हैं और इसका तस्करा कुरान मजीद में भी किया गया है, सूरे अहज़ाब में और सूरे नूह में, कि अगर कोई औरत या कोई लड़कियां मुस्लिम सोसाइटी की जो है वो हिजाब को अगर लगा करके बाहर जाती हैं तो उनको हुक्म दिया जाता है। और इसमें हम ये नहीं है कि हमारी कोई फैमिली प्रेशराइज़ करती है या हमारी सोसाइटी मुस्लिम सोसाइटी प्रेशराइज़ करती है कि आप अगर बाहर जा रही हैं तो आप ज़बरदस्ती हिजाब लगा जाइए। ये उनकी खुद की पर्सनल चॉइस होती है और हमें ये नहीं लगता है कि यह कोई वायलेट करता है, रूल्स को वायलेट करता है कि आप हिजाब लगाकर अगर स्कूल में आ रही हैं तो आप स्कूल के ड्रेस को वायलेट कर रही हैं, आप वहाँ के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही हैं। इवन वी फील प्रोटेक्टेड एंड सेफ इन दिस हिजाब। हिजाब पहनकर हम लोग प्रोटेक्टेड फील करते हैं। और जैसे हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है तो कुछ लड़कियां जो है ना वो स्टॉकिंग्स लंबी पहनकर आती हैं, कुछ छोटे सॉक्स पहन, क्योंकि उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। वैसे ही हम लोग को अपना हेड कवर करने में कंफर्टेबल फील होता है, तो हम लोग को भी अलाउड होना चाहिए कि हम लोग हिजाब पहनकर स्कूल जाएँ। और एजुकेशन और रिलीजन को अगर पैरेलल लेके चलें तो ये एक अच्छी चीज़ है। और इन दोनों को साथ में वो करने से, मिलाने से जो है ना मतलब एक हमारे स्कूल में कोई दिक्कत तो नहीं होती? कोई साथ का कह देता हो या कोई टीचर कह देता हो कि क्यों हिजाब पहन कर आए हो, ड्रेस क्यों नहीं पहन कर आए? नो, इट हैज़ नेवर हैपेंड। और साथ में मुझे लगता है कि इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम अनटिल एंड अनलेस हम किसी टर्म को या किसी और को वायलेट कर रहे हैं, किसी रूल को वायलेट कर रहे हैं। हमारी पर्सनल चॉइस है, रूल्स और रेगुलेशन के अगेंस्ट जाकर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पर आए फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई। AIMIM और SP नेता ने देश हित में हर धर्म के सम्मान पर जोर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए लगातार मंदिर, मस्जिद, अजान, भजन, कीर्तन, हिजाब, लव जिहाद जैसे मुद्दों को उठाती रही है। उनसे जुड़े हुए संगठन लगातार इन मुद्दों को माननीय न्यायालय में लेके जाते रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार पे बात नहीं करना चाहती, महंगाई पे बात नहीं करना चाहती, किसानों पे बात नहीं करना चाहती, नौजवानों पे बात नहीं करना चाहती, कोरोना से हुई मौतों पे बात नहीं करना चाहती। इसलिए विवादित मुद्दों को उठा के वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है। कानून हेलमेट लगाने का, लेकिन पगड़ी की वजह से कानून ये नहीं कह रहा है कि नहीं आप पगड़ी हटा के हेलमेट लगाइए। कोई कानून ये नहीं कहता है। अगर कोई कानून ये कहेगा कि नहीं पगड़ी हटा के हेलमेट लगा लीजिए आप, तो मैं सबसे पहले उसका विरोध करूंगा। किसी भी धर्म के सम्मान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, चाहे वो मेरा धर्म हो चाहे किसी का धर्म हो। हम लोग जस्टिस धुलिया के इस फैसले के साथ खड़े हैं, उनको सैल्यूट करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो फैसला आएगा वो देश के सेकुलरिज्म को और लोगों को सम्मान को समझते हुए आएगा। और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि ऐसे तो कल को पगड़ी, घूंघट, किरपाण इस सब पर रोक लगाने की बात आ जाएगी। जिन स्कूलों में ड्रेस कोड है उनमें रोक क्यों लगनी चाहिए? जिन स्कूलों में ड्रेस कोड नहीं है उनको क्या आपत्ति है? ये बड़ी बेंच तय करेगी, तब तो जो फैसला आएगा वो देखा जाएगा। देश में, भारत के संविधान में हर किसी को निजता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, खाने पीने का है अधिकार है, पहनावे का अधिकार है। अब तो ये बड़ा अजीब हो जाएगा, आज कोई हिजाब पे रोक लगा दे, कल पवित्र पगड़ी पे रोक लगा दे, आप कृपाण नहीं ले जा सकते इस पे रोक लगा दे। तीसरा ये भी हो सकता है कि घूंघट पे रोक लग जाए।
तमाम भारतीय हिंदुओं की परंपराएं हैं जिसमें थोड़ा सा ढक कर चला जाता है, आप उस पर रोक लगा लें। तो ये जैनियों का है, जो दिगंबर है आप उस पर रोक लगा दें। तो इस पर कोई प्रतिक्रिया देने के पहले मैं ये चाहूँगा कि उसको पढ़ा जाए, विस्तृत व्याख्या हो, और उचित तो यही होगा कि हमें लार्जर बेंच के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कथित तौर से दूसरे विकास कार्यों संबंधित 30 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट बैठक पूरी तरह से किसानों को समर्पित रही। इस दौरान बाढ़ का सामना कर रहे किसानों की भलाई के लिए कुछ कदम उठाए गए। पर्यटन विभाग से जुड़े 2 प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। साथ ही 2022 ग्राम पंचायतों को सिंचाई की सुविधा देने पर भी मुहर लगाई गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ तौर से कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी को कानून के खिलाफ जाने की इजाजत नहीं है। जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई जरूर होगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। लगातार हम बैड एलिमेंट्स के खिलाफ जो लाइन ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं उनके लिए चुनौती बने हुए हैं, गैंगस्टर्स के खिलाफ जो संगठित माफिया गिरोह हैं, इसके अलावा आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं होती हैं उनमें भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था को मेंटेन हम करेंगे, किसी को भी हम अनुमति नहीं देने वाले हैं। हर प्रकार से हमारा प्रशासन अलर्ट है। जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को लगातार हम लोग निर्देश दे रहे हैं और हम सतत संपर्क में, किसी भी स्थिति में हम इसको मेंटेन करेंगे। कोई भी व्यक्ति सड़क पर निकल करके इस प्रकार की दंगा फसाद करने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए या अनैतिक काम करने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं है। और योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर भी आया। इस पर मुहर लग गई है। पहले 2 लाख 2 व्हीलर पर 5,000 की छूट थी, 4 व्हीलर पर 1 लाख की छूट, इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15% सब्सिडी दी जा रही है। तो इस तरह से नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी पर अब मुहर लग गई है, जिससे फायदा ही होने वाला है लोगों का। तो नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी पर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने मुहर लगा दी है। 3 व्हीलर पर 12,000 की छूट होगी, जबकि इलेक्ट्रिक कार की बात की जाए उस पर भी छूट मिलेगी। और साथ ही साथ नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर मुहर लगने के साथ साथ लोगों को भी इससे काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा। और फिरोजाबाद में शातिर अपराधी बदरुल रहमान की संपत्ति पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रेमनगर में बदरुल रहमान की करीब 32,19,750 रुपए की चल संपत्ति को कुर्क किया गया। धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की अचल संपत्ति एक 2 मंजिला वाणिज्य मकान बेसमेंट, कुल कीमत 32,19,000 को धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। इस संपत्ति का उपयोग जनपद फिरोजाबाद में माफिया और गैंगस्टर के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में थाना रसूलपुर का छिन्नित भूमाफिया बदरुल रहमान की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत 32,19,750 रुपये है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश का अनुपालन सिटी मजिस्ट्रेट एवं सीओ सिटी द्वारा आज कराया गया है। जनपद फिरोजाबाद में माफिया और गैंगस्टर के विरुद्ध इसी प्रकार से कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। और फिरोजाबाद में शातिर अपराधी बदरुल रहमान की संपत्ति को आपने देखा कि किस तरह से कुर्क किया गया और इस बात का ऐलान भी कर दिया गया। अब वाराणसी की बात करते हैं, जहां पर कल रात बीजेपी नेता की हत्या मामले में वाराणसी के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने कार्रवाई की है। लापरवाही में चौकी इंचार्ज, 2 दरोगा, 3 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए गए हैं। बीती रात बियर शॉप पर हत्या हुई थी और इसी मामले पर अब कड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने कार्रवाई करते हुए लापरवाही में चौकी इंचार्ज, 2 दरोगा, 3 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल सस्पेंड किए हैं। ये पूरा मामला बीती रात का था। एक बियर शॉप पर जब पिता पुत्र गए थे रोकने के लिए, जो लोग वहां हंगामा कर रहे थे, ऐसे में जो हंगामा करने वाले लोग थे उन्होंने हमला कर दिया, जिसमें पिता की जान चली गई और पुत्र की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। थाना सिगरा के जयप्रकाश नगर कॉलोनी के अंतर्गत गत रात्रि एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के प्रकरण को शासन ने और डीजीपी साहब ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। इस प्रकरण में मृतक के बेटे के द्वारा 17 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर थाना सिगरा पर पंजीकृत कराया गया है।
शव का पोस्टमार्टम प्राथमिकता के आधार पर करा दिया गया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हर साल की तरह इस बार भी बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे। मुकेश अंबानी ने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली और दुनिया की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने उनका स्वागत किया और आम श्रद्धालु की भांति मुकेश अंबानी ने भगवान नारायण के दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के बाद मुकेश अंबानी ने केदारनाथ के भी दर्शन किए और दर्शन के बाद बाबा केदार की पूजा अर्चना भी की। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, आज दोनों धामों में मुकेश अंबानी पहुंचे थे और इसके साथ ही मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ का दान भी दिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज मुकेश अंबानी पहुंचे थे केदारनाथ और बद्रीनाथ, बद्री विशाल के दर्शन किए, बाबा केदार के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और साथ ही साथ केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ का दान भी दिया। आराम से हाथ छूटना बढ़िया छूटे जने हाथ छूटा टूटी यार। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हर साल की तरह इस बार भी बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे थे। मुकेश अंबानी ने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की और देश और दुनिया की खुशहाली की प्रार्थना और कामना की। इस दौरान बद्री विशाल के दर्शन किए। केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने उनका स्वागत किया और आम श्रद्धालु की भांति मुकेश अंबानी ने भगवान नारायण के दर्शन पूजन किए। वहीं बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के बाद मुकेश अंबानी केदारनाथ धाम की भी उन्होंने दर्शन किए और दर्शन के बाद बाबा केदार की पूजा अर्चना भी की। इसके बाद मुकेश अंबानी ने बद्री केदारनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ का दान दिया। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बाढ़ से हुए नुकसान और ताजा स्थिति का आकलन के लिए खुद सीएम योगी अब ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। आज सीएम योगी बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, गोरखपुर का हवाई दौरा करेंगे, बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे और राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे। वहीं कल भी सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया था। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ प्रभावित हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, खुद ग्राउंड जीरो में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से किस तरह से बाढ़ पीड़ितों के लिए सुविधा मुहैया कराई गई है, राहत सामग्री उन्होंने बांटा है। आज सीएम योगी का सिद्धार्थनगर, बस्ती का दौरा है, गोरखपुर का दौरा है, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर मंत्री सौरभ बोगड़ा की हत्या की साजिश का मामला जांच के लिए सरकार ने अब एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी की कमान एडिशनल एसपी स्वप्न किशोर को सौंपी गई है। एसआईटी में 1 सीओ, 4 इंस्पेक्टर मौजूद होंगे। मंत्री की हत्या के लिए 20 लाख की सुपारी दी गई थी। मंत्री ने अब इस पर अंदेशा जताया है। आरोपियों को बैक सपोर्ट मिला है, यानी मंत्री ने यह कहा है कि जरूर बैक सपोर्ट मिला है इन आरोपियों को। अब इसी को लेकर एसआईटी गठित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से सौरभ बोगड़ा की हत्या की साजिश रची गई, अब उस मामले पर सरकार गंभीर है। सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी की कमान एडिशनल एसपी स्वप्न किशोर को सौंप दी गई है। बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्तवाल इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? बिल्कुल नीलू, क्योंकि मामला कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा की हत्या की साजिश से जुड़ा था, जिसमें कि पुलिस ने 4 लोगों को भी अरेस्ट किया है। लेकिन अभी भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो आरोपी हैं उनको, क्योंकि उन्होंने 20 लाख की सुपारी दी थी जिन आरोपियों को, तो अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 20 लाख का जो बैक जो इनके साथ एक सपोर्ट रहा होगा, ये कौन वो सपोर्ट है, किसने, और इस पूरे मामले में किसने सुपारी का जो पैसा कलेक्ट किया। तो इसको लेकर एक एसआईटी आज तैयार हुई है। एसआईटी में, क्योंकि एडिशनल एसपी स्वप्न किशोर के नेतृत्व में एसआईटी काम करेगी, जिसमें 1 सीओ और 4 इंस्पेक्टरों को रखा गया है। जी, और ये हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए सरकार इसमें कोई कोताही भी नहीं बरतना चाहती है। सत्येंद्र,
बिल्कुल, क्योंकि मामला कैबिनेट मंत्री से जुड़ा है, जिसको लेकर सरकार एक गंभीर दिख रही है। मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले को लेकर पहले भी जो एसएसपी उधम सिंह नगर है उनसे बातचीत की थी। उसके बाद जो पुलिस हरकत में भी आई थी और पुलिस ने 4 आरोपियों को भी जल्द पकड़ा था। लेकिन सरकार पूरा गंभीर मामला है, मंत्री से जुड़ा ये पूरा मामला है, उनकी हत्या को लेकर ये पूरा मामला है, तो जिसको लेकर अब सरकार भी काफी गंभीर दिखाई दे रही है। जी नीलू। ठीक है सत्येंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।